जब नोट हो जाए न्यूमेरिकल तो बताइएगा। इस न्यूमेरिकल में अगर आप स्टार्टिंग से देखिए तो लिखा है कॉइल हैविंग a resistance of 7 ohm and an inductance of 31.8 millihenry. That means आपको कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 7 ओम रेजिस्टेंस 7 है कॉइल का और इंडक्टेंस है कॉइल का 31.8 मिली हेनरी। दैट मीन्स 31.8 इंटू 10⁻³ हेनरी। अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दी हुई है 230 वोल्ट एंड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। वोल्टेज आपको न्यूमेरिकल में जो दिया होगा वो आरएमएस वैल्यू ही दी होगी, जब तक कि डिफाइन ना किया जाए कि अदर देन आरएमएस वैल्यू है, तब तक आप वोल्टेज की वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करके न्यूमेरिकल को लगाएंगे। अब इसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें सर्किट करंट है, फेज एंगल है, पावर फैक्टर है, पावर कंज्यूम्ड है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर। सीरीज आरएल सर्किट आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कॉइल का कंसिडरेशन करने के लिए कहा गया है कि एक कॉइल है जिसके क्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है। वोल्टेज 230 वोल्ट्स है एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। रेजिस्टेंस 7 ओम है। इंडक्टेंस 31.8 मिली हेनरी। तो ये एक सीरीज आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल हुआ। ये आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इससे समझ जाएंगे कि ये सीरीज आरएल सर्किट का न्यूमेरिकल है। अब आप सीरीज आरएल सर्किट में मैंने कहा था रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। इम्पीडेंस की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, करंट की वैल्यू वी अपॉन जेड, फेज एंगल tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, पावर फैक्टर दैट इज cos phi इज इक्वल टू आर बाई जेड, या आप फाई निकाल ले रहे हैं तो cos phi पावर फैक्टर होगा। पावर कंज्यूम यानी एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई। और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस दैट मीन्स आई इंटू आर, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर दैट इज आई इंटू एक्सएल। तो ये चीज़ें आपसे न्यूमेरिकल में कहा गया है कि आप कैलकुलेट करें। तो आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर ये इंडक्टेंस लिखा हुआ है, आपको चाहिए एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πf इंटू एल। 2πf 50 हर्ट्ज न्यूमेरिकल में लेने के लिए कहा गया है और इंडक्टेंस की वैल्यू है 31.8 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो इसकी हेल्प से आप एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 9.99 आएगा एक्सेल, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ओम लिख सकते हैं। अब हमें एक्सेल हमने निकाल लिया तो अब हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो सर्किट का इम्पीडेंस सीरीज आरएल सर्किट का अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर।
ये आएगा 12.206, यानी कि इसे 21 लिख सकते हैं। तो 12.21 ओम्स के इम्पीडेंस हो गया। अब जो न्यूमेरिकल में पूछी गई हैं वो चीज़ें आप कैलकुलेट करिए। तो पहला करंट पूछा गया है, तो I इज इक्वल टू वी बाई जेड। वी की वैल्यू है 230 अपॉन जेड इज 12.21। तो ये आएगा 18.83 एम्पियर। ये फर्स्ट आंसर जो न्यूमेरिकल में पूछा गया है। सेकंड आपसे पूछा गया है फेज एंगल। तो फेज एंगल tan इनवर्स XL by R, that means tan inverse XL की वैल्यू 10, R की वैल्यू 7। फिफ्टी 55.007 है, तो इसको हम सिर्फ 55 ले लेते हैं, या 55.01 ले लेते हैं डिग्री। ये फेज एंगल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको पावर फैक्टर पूछा गया है, तो आप कॉस ऑफ 55.01 इससे निकाल सकते हैं, या कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड से। अगर फाई नहीं निकालने के लिए बोला जाता न्यूमेरिकल में, तो उस केस में आप इसको कंसीडर करते हैं, इस फॉर्मूले को, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब क्योंकि न्यूमेरिकल में आपसे फाई कैलकुलेट कराया गया है, तो हम फिर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड से क्यों निकालें, जब हम फाई जान चुके हैं तो कॉस फाई से ही क्यों ना निकाल लें। तो दोनों का तो आंसर सेम ही आएगा, तो हम यहाँ पे कॉस ऑफ 55.01 से आंसर निकाल रहे हैं। तो ये आएगा 0.5734। ठीक है। अब आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पावर फैक्टर की, उसके साथ लैगिंग और लीडिंग वर्ड अटैच करना होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि सर्किट कौन सी सर्किट है, आरएल सर्किट है, और आरएल सर्किट में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो आंसर हो गया 0.5734 लैगिंग। अब इसके बाद आपसे जो दूसरी चीज़ें पूछी गई हैं, उसमें फोर्थ पार्ट है पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम यानी कि वी आई कॉस फाइव, वी 230 आर एम एस वैल्यू, आई 12, आई है 18.83 आर एम एस वैल्यू, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, दैट इज 0.5734। तो ये वैल्यू आएगी 2487.235 वॉट्स। और अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये आप लिख सकते हैं और 2.487 किलोवाट। फिफ्थ पार्ट में आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस I इंटू आर। तो I की वैल्यू है 18.83 इंटू आर, दैट इज 7। 131.81 वोल्ट्स। इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस I इंटू एक्सएल, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, 18.83 इंटू एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू है 10 ओम, तो हो जाएगा 183.3 वोल्ट।
तो ये वैल्यूज़ आपसे न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। फेज एंगल, पावर फैक्टर, पावर कंज्यूम यानी कि एक्टिव पावर, वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और रेजिस्टेंस। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई कन्फ्यूजन या वो कुछ कहना चाह रहा हो कि हम इस वैल्यू को क्या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ऐसा किसी के अंदर कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ सॉरी 188.3 होगा, राइट, यहाँ 188 होगा। मैंने यहाँ इसको 3 समझ लिया था, 188.3 होगा। एक मिनट रुको बेटा, 188.3, हाँ क्या बोल रहे हो? tan इनवर्स 10/7 क्या होगा सवाल? क्या होगा मतलब नहीं समझे बेटा हम तुम्हारे। रेडि रेडियन में तो नहीं निकाल रहे हो, जरा कैलकुलेटर को चेक करो, डिग्री है कि रेडियन है मोड। कैलकुलेटर में अपना डिस्प्ले देखो, ऊपर डी लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, उसको चेक करो। तब हम डिग्री में लिख रहे हैं बेटा, रेडियन में तो आएगा ही 0.96। हाँ, इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। जी जी जी, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर cos फाइव भी आप फिर इस बात को ध्यान में रख के निकालिएगा कि आप रेडियन में निकालें तो 0.5734 ही आए। ठीक है, आना तो दोनों में एक ही चीज़ है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? सबको ये न्यूमेरिकल आ गया समझ में? इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल आपको बुक्स में मिलेंगे आपकी, तो जो आपके बुक में अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उसको करने की कोशिश करिए। अगर इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो तो वो बताए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लगाते हैं। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे कहने की बात ध्यान से सुनिए। यूनिट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इंडक्टेंस आपको हेनरी में दिया है, मिली हेनरी में दिया है, आप हमेशा एसआई यूनिट में सारे क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट करके ही निकालिएगा। कभी कभी ये गलती हो जाती है, 31.8 बच्चे क्या करते हैं, ये 31.8 को एक्सेल मान लेते हैं, ध्यान नहीं देते इस बात पे। तो ये मान के मत, अपने से कुछ मत मान लीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से न्यूमेरिकल, आँख खोल के कान खोल के पढ़िएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करिएगा, वरना जल्दबाजी में गलती हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आया हुआ है, सेमेस्टर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको पढ़िए ध्यान से, एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? जैसा मैंने कहा, न्यूमेरिकल आप लोग ध्यान से पढ़िए तो आपको कई चीज़ें, कई इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट खुद ब खुद बता देगा। जैसे आप इसे पढ़िए तो लिखा है, इफ़ लोड draws a current of 10 ampere at 0.8 power factor lagging,
पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 होना और लैगिंग होना अपने आप में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि जो लोड है वो लोड आर एल लोड है। क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग है तो इसका सीधा सा मतलब है लोड में इंडक्टेंस लगा हुआ है, और वैल्यू 0.8 है तो सीधा सा मतलब है कि प्योर इंडक्टेंस नहीं है, साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आपको ये वैल्यूज खुद ब खुद बता देंगे कि लोड में क्या लगा हुआ है। और आपसे पूछा क्या है लास्ट में, देखिए कि रेजिस्टेंस ऑफ द लोड निकालिए, यानी आपसे पूछा सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में कि लोड का रेजिस्टेंस कितना है, जबकि लोड में इंडक्टेंस भी है, वो पूछा नहीं आपसे, लेकिन है तो इंडक्टेंस भी। बट अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से आप न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद ये समझ जाएंगे कि एक आरएल लोड लगा हुआ है, यानी कि सीरीज आरएल सर्किट है, जिसमें कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज ही हमेशा मानेंगे जब दिया नहीं है तो। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल सेमेस्टर के पेपर में आया था, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी तो इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो आप 50 हर्ट्ज ही हमेशा मानेंगे। और करंट आपको बोला गया है कि जो करंट ये सीरीज आरएल लोड ड्रॉ कर रहा है वो 10 एम्पियर है, और पावर फैक्टर जिस पावर फैक्टर पे ये करंट ड्रॉ कर रहा है वो 0.8 लैगिंग है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अगर हाँ सर। अच्छा, तो मैंने ये कहा है कि न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल से आपको ये पता चलेगा कि पावर फैक्टर 0.8 है और लैगिंग है। लैगिंग पावर फैक्टर का सीधा सा मतलब है कि सर्किट में इंडक्टेंस है एज अ लोड, और वैल्यू 0.8 का मतलब है कि रेजिस्टेंस के साथ साथ सॉरी इंडक्टेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लिखा होता तो इसका मतलब होता लोड में सिर्फ इंडक्टेंस है, वो जीरो सॉरी प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो गई होती, लेकिन अब वैल्यू 0.8 है तो इसका मतलब साथ में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। अब ये भी कहा गया है कि ये जो लोड है ये 10 एम्पियर की करंट सर्किट से ले रहा है एट पावर फैक्टर 0.8, और वोल्टेज 100 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी इसमें पूरे न्यूमेरिकल को पढ़िए, कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आप मान के यही चलेंगे कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो 50 हर्ट्ज ही मानेंगे आप एसी सर्किट के न्यूमेरिकल में। अब आपको जो वैल्यूज निकालनी है, जो आपसे न्यूमेरिकल में कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए, रियल पावर बोला गया है। रियल पावर, रियल पावर मतलब एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई। उसके बाद आपसे कहा गया है रिएक्टिव पावर निकालने के लिए, तो रिएक्टिव पावर मतलब वी आई साइन फाई। फिर आपसे कहा गया है एपेरेंट पावर, तो एपेरेंट पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। रेजिस्टेंस ऑफ द लोड निकालने के लिए कहा गया है। लोड में इंडक्टेंस भी है, लेकिन पूछा सिर्फ रेजिस्टेंस गया है। तो आपको याद होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ाते वक्त मैंने आपसे कहा था ये आपके काम आएगा, R इज इक्वल टू जेड कॉस फाई। जेड इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा, तो जेड कैसे निकलेगा? तो जवाब है कि आप z बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। v की वैल्यू दी हुई है, i की वैल्यू दी है, तो v अपॉन आई जेड हो जाएगा, यानी कि 100/10। 10 ओम आ गया इम्पीडेंस। ठीक है, v दिया है, i दिया है, cos फाई दिया हुआ है। cos फाई दिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी आती है कि आप साइन फाई निकाल सकते हैं। आप लोग निकाल के साइन फाई देख लीजिए, 0.6 आएगा। दो तरीके हैं, या तो आप फाई निकाल लीजिए, फाई निकाल लेंगे यानी कॉस इनवर्स 0.8, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8, इससे आप फाई निकाल के फिर साइन फाई निकाल सकते हैं, या तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई से आप साइन फाई निकाल सकते हैं। 36.86 आएगा एंगल, और साइन 36.86 0.6 आता है। तो पहली वैल्यू आपसे पूछी गई है रियल पावर, रियल पावर यानी कि एक्टिव पावर।
क्या है, वी आई कॉस फाई, वी 100 है, आई 10 है, कॉस फाई 0.8 है, तो ये कितना आ जाएगा, 800 वॉट्स। सेकेंड, रिएक्टिव पावर, क्यू से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। वी आई साइन फाई, ये फॉर्मूला लिखा हमने, 100 × 10 × 0.6, दैट इज 600 वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। थर्ड, एपेरेंट पावर, एपरेंट पावर को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, V इंटू आई, दैट मीन्स 100 × 10, 1000 VA, दैट इज वोल्ट एम्पियर। फोर्थ पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, दैट इज Z cos फाई, तो Z की वैल्यू 10 है, cos फाई 0.8 है, तो ये हो गया 8 ओम। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कहीं नहीं करना पड़ा, और ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 10 नंबर में आया हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल टफ ही आते हैं, न्यूमेरिकल आसान आते हैं, बस आपको जानकारी होना चाहिए कि वैल्यू निकाली कैसे जाएगी। अब ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, जबकि 10 नंबर का कहीं से अलग नहीं रहा है, 5 ही नंबर का न्यूमेरिकल है और 10 नंबर में आया हुआ था। किसी को कहीं कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में तो वो पूछ सकता है अनम्यूट होके। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ लिखा होता 0.8 लीडिंग इन प्लेस ऑफ लैगिंग, अगर यहाँ लीडिंग लिखा होता तो इसका मतलब हम यहाँ आरसी सर्किट बनाते। 0.8 लीडिंग होता तो मतलब सीरीज आरसी सर्किट होता। इसमें न्यूमेरिकल में, हाँ पूछिए। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा बेटा तुमने। अदर देन, अगर 1 है पावर फैक्टर एंड 0, ठीक है, देखिए अगर पावर फैक्टर 1 है तो इसका मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन तुम लोग कभी ध्यान से सुनते नहीं हो। अगर 0 है पावर फैक्टर तो सर्किट में इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होगा। अब इसके लिए ये पढ़िए आप न्यूमेरिकल में कि 0 लैगिंग लिखा है पावर फैक्टर, या 0 लीडिंग। अगर 0 लैगिंग लिखा है तो सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस होगा, और 0 लीडिंग लिखा है तो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, और अगर पावर फैक्टर 1 है तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 0 और 1 के बीच में अगर पावर फैक्टर है तो सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों ही हो सकते हैं। अब इसको पढ़िए, यहाँ लिखा है क्या, लैगिंग, तो अगर लैगिंग लिखा है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस नहीं होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा, क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 है 0 और 1 के बीच में। अब तुमने कहा अगर यहाँ लीडिंग होता तब क्या होता, लीडिंग होता तो आर तो होता ही होता, साथ में क्या आता है, कैपेसिटेंस आ जाता। अभी बात क्लियर हुई अजय पांडे? और किसी का कोई सवाल? किसी को कुछ नहीं पूछना? चलिए वेरी गुड। चलिए अब इस न्यूमेरिकल को आप लोग अपने आप लगाएंगे, क्योंकि आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे तो इसका मतलब आप लोगों को बहुत कुछ आ चुका है। इस न्यूमेरिकल को लगाइए।
नोट करिए और मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा। हाँ बताइए, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। भास्कर श्रीवास्तव, रेजिस्टेंस कितना, वो सॉरी इम्पीडेंस की क्या वैल्यू होगी। भास्कर श्रीवास्तव, क्लास में हो कि गायब हो। इम्पीडेंस की वैल्यू बताओ क्या आएगी। पढ़ते उड़ते नहीं हो तुम लोग बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अनुराग पाठक, इम्पीडेंस की क्या वैल्यू आएगी। विशाल यादव, अनुराग पाठक क्लास में हो कि नहीं। इम्पीडेंस की क्या वैल्यू होगी। फरजान अंसारी, बेटा इम्पीडेंस को करने में कितना समय लगता है बेटा। हेलो। हम्म। तुम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम लोगों ने मान लिया है कि कोरोना आ गया, पढ़ाई वढ़ाई सब जो है खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं पढ़ाई वढ़ाई करने का, ये मान के बैठ गए तुम लोग। करंट की इक्वेशन लिखी हुई है, वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है। मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की 15 है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और इम्पीडेंस को आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से, दैट इज 15/5, 3 ओम। इसके लिए कितना टाइम लगता है, कई लोग कर रहे हैं अभी तक, भगवान मालिक है इसका कि कौन सी कैलकुलेशन है, कौन सा कैलकुलेटर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग पढ़ाई में। और ये मान के चलिए ऑब्जेक्टिव अगर हो रहा है आपका एग्जामिनेशन तो वो आसान नहीं होने वाला, ये तो आप समझ जाइए पहले ही। और यूनिवर्सिटी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको नकल करने का टाइम देगी, कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग फ़ोन करके या व्हाट्सएप से पता कर लेंगे इसका क्या ऑप्शन है, इसका क्या ऑप्शन है। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है, एवरेज पावर यानी कि एक्टिव पावर, और सर्किट पावर फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए आपको जो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दी हुई है उसे आप ध्यान से देखेंगे। तो जो वोल्टेज का फेज एंगल है, अगर हम उसको φ1 लिख दें तो 5π/6 है, एंड करंट का जो फेज एंगल है, ये वोल्टेज का फेज एंगल है 5π/6, करंट का फेज एंगल है 2π/3। तो फेज एंगल यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे, दैट इज y1 माइनस y2, तो 5π/6 माइनस
2 पाई बाई 3। तो 6 एलसीएम होगा, 5 - 4 यानी कि पाई बाई 6 आएगा। और पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया फेज एंगल। ये हमने जो वैल्यूज दी हैं उसके मदद से निकाल लिया। और उसके बाद आप फिर से अगर इन वैल्यूज को देखें वोल्टेज और करंट की, तो ओमेगा की जगह पे 314 लिखा हुआ है, 314। तो ओमेगा की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी न्यूमेरिकल में वैल्यूज पढ़ने से, 314 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ऊपर पढ़िए इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टेंस। इसका मतलब ये सर्किट आरएल सर्किट है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके साथ सीरीज में इंडक्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस भी प्योर है, इंडक्टेंस भी प्योर है। सिर्फ ये ऐसा लिख दिया है, कंफ्यूजन थोड़ा आपके अंदर आ जाएगा कि प्योर रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टेंस का क्या मतलब है। अरे भाई, रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये बोल दिया कि रेजिस्टेंस प्योर है, इंडक्टेंस लगा हुआ है तो इंडक्टेंस प्योर है। ना भी लिखता तो भी सीरीज आरएल सर्किट होती, और प्योर शब्द का इस्तेमाल हो गया तो इससे ये कुछ बदल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाल लीजिए। वी आरएमएस यानी कि कैपिटल वी, दैट इज 15/√2। इसी तरह से करंट की आरएमएस वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की 15 दी हुई है, न्यूमेरिकल पढ़िए। आई आरएमएस यानी कि कैपिटल आई, मैक्सिमम वैल्यू 5 है वोल्टेज, सॉरी करंट की, तो आरएमएस वैल्यू हो गई 5/√2। अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको आप निकालना शुरू कीजिए। एक वैल्यू तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, इंडक्टेंस सॉरी इम्पीडेंस कैसे निकलेगी, वैल्यू इम्पीडेंस की। सेकेंड पार्ट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी कि R = Z cos phi। Z की वैल्यू 3, cos phi यानी cos 30, phi की वैल्यू कितनी है 30, और cos 30 होता है √3/2 इंटू 3। तो यह आएगा 2.598। 2.598 को आप लिख सकते हैं 2.6 ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद आपको इंडक्टेंस निकालना है, तो इंडक्टेंस के लिए आपको पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो आप एक्सेल की वैल्यू यहाँ पे अगर रखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल होता है ओमेगा एल, तो दैट मीन्स एल = हो जाएगा एक्सेल/ओमेगा। तो आप यहाँ फॉर्मूले में जहाँ एक्सेल लिखा है यहाँ आप लिख सकते हैं, सॉरी एल = ओमेगा से अगर आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पर दोनों साइड, तो ये XL/ओमेगा एल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू हो गई Z sin phi/ओमेगा। एक्सेल निकालने से अच्छा आप डायरेक्टली इंडक्टेंस निकाल लीजिए जो पूछा गया है। 3 × sin phi यानी कि sin 30/ओमेगा, दैट इज 314। तो ये आ रहा होगा 4.77 इंटू 10⁻³ हेनरी, या आप इसको लिख सकते हैं 4.77 मिली हेनरी। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब इसके अलावा आपसे पूछा गया है रियल पावर, सॉरी एवरेज पावर, और एवरेज पावर का मतलब होता है रियल पावर या ट्रू पावर या एक्टिव पावर। तो फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है एक्टिव पावर, यानी कि VRMS इंटू IRMS cos phi। VRMS दैट मीन्स 15/√2 इंटू IRMS यानी कि 5/√2 cos phi यानी कि cos 30।
यह आएगा 32.475 वाट्स। ये एवरेज पावर का आंसर हो गया। लास्ट में आपसे पूछा गया पावर फैक्टर यानी पी डॉट एफ इज इक्वल टू कॉस फाई, और फाई की वैल्यू है 30, और कॉस 30 आप निकालेंगे तो 0.866, और साथ में आप लिखेंगे एक वर्ड लैगिंग। क्यों लैगिंग लिखेंगे? क्योंकि सर्किट पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ कि सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, इसका मतलब पावर फैक्टर लैगिंग आएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। अजय पांडे, न्यूमेरिकल इस तरह के हो जाएंगे तुमसे? नोट कर लिया आप लोगों ने? तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सभी ने नोट कर लिया? चलिए, कोई नहीं बोल रहा है तो मैं मान ही लेता हूँ कि नोट कर लिया। चलिए, अब इस न्यूमेरिकल को लगाइए सभी लोग, ध्यान से पढ़ लीजिए न्यूमेरिकल और सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल में जो जो दिया है उसे नोट कर देते हैं। 230 वोल्ट्स अप्लाइड वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी सप्लाई की 50 हर्ट्स है, और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 ओम। इंडक्टेंस दिया हुआ है कॉइल का 0.06 हेनरी, और कैपेसिटेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है वो दिया हुआ है 6.8 माइक्रोफैरेड। तो इसको तो आप फैरेड में लिख लीजिए, ऐसा करना ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको। सीरीज आरएलसी सर्किट है। इम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल, पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम निकालना है। सीरीज आरएलसी सर्किट लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था मैंने, सारी फॉर्मूले भी लिखवा दिए थे, आप लोगों ने नोट किया होगा होपफुली। फॉर्मूला देखिए इम्पीडेंस का और सॉल्व कीजिए। पढ़ने से बेटा क्या समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल पढ़ो। कैसे कन्फ्यूजन हो जा रही है? संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत नहीं आती, कि बंगाली में लिखा हुआ है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कॉइल ऑफ 0.06 हेनरी इंडक्टेंस एंड 2.4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद 6.8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब बेटा किस तरह से लिखे न्यूमेरिकल में जिससे तुमको समझ में आए कि सीरीज आरएलसी का? बेटा अभी कुछ देर पहले मैंने कहा यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट्स में सारे क्वांटिटी को लिखिएगा, यही तो कहा था मैंने। इम्पीडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर।
तो आपको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालनी होगी। एक्सएल यानी कि 2πfl, ये 18.495 आएगा, तो इसको हम 18.85 लिख लेते हैं ओम्स। ये एक्सएल की वैल्यू होगी। इसी तरह से एक्सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/2πfc। तो इसको माइक्रोफैरड से फैरड में कन्वर्ट किया, इसका मतलब 10⁻⁻6 जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा। 2π50 इंटू सी की वैल्यू 6.8 है, तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी तो एक्सी की वैल्यू 468.103 ओम। तो एक्सी और एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, तो रेजिस्टेंस है 2.5 ओम स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी यानी 18.85 माइनस 468.103 का स्क्वेयर। यह आएगा 449.26 ओम। 449.2599 आ रहा है, तो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट करके 449.26 ओम कर दिया। अजय, तुम्हारा इसी के आसपास आ रहा है वैल्यू? ठीक। सेकंड आपसे पूछी गई है करंट। करंट मतलब V अपॉन इम्पिडेंस। V की वैल्यू 230 है अपॉन Z दैट इज 449.26। ये आ रहा है 0.512 एम्पियर। 0.5119 आ रहा है, तो उसको मैंने 0.512 कर दिया। थर्ड, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी आपसे पूछा फाई और इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। दैट मीन्स tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू है 18.85 माइनस एक्सी है 468.103 अपॉन आर। आर का मतलब 2.5। ये आ रहा होगा -89.68 डिग्री।
माइनस साइन ये बताता है कि सर्किट में एक्सी एक्सएल से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से निकालते फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ता उस केस में कि सर्किट में एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा है, क्योंकि जब भी फेज एंगल, अभी आगे इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे भी जब कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पिडेंस पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर क्योंकि माइनस आ गया तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर फेज एंगल यानी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब सर्किट इंडक्टिव है, और अगर फेज एंगल नेगेटिव आता है इसका मतलब कि सर्किट कैपेसिटिव है। जैसे कि ये सर्किट है, इसमें एक्सी एक्सल से ज़्यादा है, यानी सर्किट में कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट कम है। तो सर्किट में जो बिहेवियर होगा वो एज अ कैपेसिटिव सर्किट होगा, ना कि इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टेंस है तो, बट उसका इफेक्ट कम है। तो डोमिनेट कौन करेगा? कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, क्योंकि फेज एंगल नेगेटिव आया। ये कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो पावर फैक्टर कॉस ऑफ फेज एंगल होता है, दैट मीन्स कॉस ऑफ, माइनस आप लिख सकते हैं एंगल में, हालांकि कॉस में माइनस से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव आंसर ही आपको मिलेगा। ये आ रहा है 0.00585। पावर कंज्यूम नेक्स्ट क्वांटिटी है, दैट इज एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई, और V की वैल्यू 230 है, I की वैल्यू 0.512 इंटू कॉस फाइव, दैट मीन्स 00585। यह आएगा 0.688 वॉट्स। लास्ट पूछा था, सॉरी यही यहाँ तक ही पूछा हुआ था, पावर कंज्यूम तक। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर है। हाँ जी। तो इतनी चीज़ें आपसे न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यहाँ पावर फैक्टर में एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, इसके साथ जैसा मैंने कहा था एक वर्ड अटैच करना होता है, यहाँ लीडिंग लिखना मैं भूल गया था, तो लीडिंग लिख दीजिए। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब आपके पास आपकी बुक जेबी गुप्ता अवेलेबल है, उसमें आप अनसॉल्व एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल के वो न्यूमेरिकल जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसे आप सॉल्व करिए बिना देखे। ठीक है, ऐसा नहीं सॉल्व एग्जाम्पल लगा रहे तो एक नज़र आप सोल्यूशन पर बनाए रखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ